हाँ प्रथम, सामने तो नहीं है, तो आवाज आ रही है? माइक ऑन करके पहले बोल दे, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? हाँ आ रही ना? हाँ ये तो है। ओके, बायोलॉजी का बुक है तेरे पास? इसका नाम क्या है? हाँ योगेंद्र। हाँ योगेंद्र, आ रही है आवाज? आवाज आ रही है, सुनाई आ रहा है क्या? सर आवाज। ओके, बायोलॉजी का बुक है आपके पास दोनों में से किसी के पास? न्यू सिलेबस का काय सर? बायोलॉजी का बुक, काय काय सर? बायोलॉजी का बुक है आपके पास? नाही सर, पीडीएफ है माझ्याकडे। हाँ ओके, उसमें ही देखो, क्योंकि अभी मैं सिर्फ इंडेक्स पे मतलब कौन कौन से चैप्टर है और बायोलॉजी का सिलेबस कौन सा है 12वीं का, बस उस पर डिस्कशन करने वाला हूँ, क्योंकि अभी पहला लेक्चर है बायोलॉजी का अपना। हाँ कल से वही कोई टॉपिक शुरू करेंगे, रिप्रोडक्शन वाला पहला चैप्टर शुरू करेंगे, लेकिन अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन के लिए। तो आपके पास में बायोलॉजी का बुक पीडीएफ अगर हो, प्रथम तेरे पास है? नेटवर्क का अभी इसे भी डिस्कशन करेंगे, वो उनका नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रहा है। कंटिन्यू स्टार्ट कर दो, कंटिन्यू बोलते रहो सर की तरह। चलो ओके, देखो सबसे पहले तो आपने 11th में जो बायोलॉजी सीखे, बायोलॉजी के जितने चैप्टर्स थे उसका ही कंटिन्यूएशन ये पार्ट है 12 का, क्योंकि ये न्यू सिलेबस है, पिछले साल भी आपका न्यू सिलेबस था। वो जो चैप्टर्स थे उसके बाद के चैप्टर्स ये बुक में भी 12वीं की बुक में, जिसमें पहला चैप्टर तुम्हारा रिप्रोडक्शन थे, पहला और दूसरा चैप्टर। पहले चैप्टर में रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स, मतलब हम पहले बोलेंगे कि जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है उसमें रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स पढ़ना है हमको, क्योंकि चैप्टर का नेम है आपके रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स, मतलब लोअर प्लांट्स में भी और हायर प्लांट्स में भी। लोअर प्लांट्स में हमको मालूम है, वो आपने 11th में पढ़े, अलगी और ब्रायोफाइट्स, ये आपने सब 11th में पढ़े। देन हायर प्लांट्स में रिप्रोडक्शन, तो ये भी आपने 11th में हायर प्लांट कौन कौन से होते हैं तो आपने पढ़े, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म मतलब अभी जो हमारे आसपास में ये जितने भी प्लांट्स होते हैं, बड़े बड़े ट्री, ये जितने भी ट्रीज है सब एंजियोस्पर्म है, क्योंकि इनमें फ्लावर आते हैं और फ्लावरिंग प्लांट्स मतलब एंजियोस्पर्म होता है। वो युगंधर वगैरह है ना, तो यहाँ पे नोटिफिकेशन। हाँ वो एडमिट का आपका नाम। ठीक है, मैंने कर लिया। ओके, फ्लावरिंग प्लांट्स मतलब एंजियोस्पर्म होता है, ये जितने हमारे आसपास में प्लांट्स है, जो फ्लावरिंग प्लांट्स है जिनपे फ्लावर्स होते हैं, ये सभी फ्लावरिंग प्लांट्स। हाँ युगेंद्र, आवाज आ रही है ना अभी? हाँ अभी देख, जो 12वीं का आपका 11th में जितने भी चैप्टर्स हुए उसमें आपने देखो मार्फोलॉजी पढ़े प्लांट्स की। आपको सबसे पहले तो 11th में बायोलॉजी हो चुका है, इसके लिए बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन मैं नहीं दूंगा अभी, लेकिन ये सब चैप्टर्स पे डिस्कशन करने के बाद हम आखिरी में भले ही देखेंगे बायोलॉजी का, कि बायोलॉजी को डेफिनेशन क्या होती है बायोलॉजी की। क्योंकि मैं जो लेक्चर आपके लूंगा, इसको प्रथम को तो मालूम है कि हम बायोलॉजी सीखेंगे, लेकिन युगेंद्र तेरे लिए बायोलॉजी की ब्रांचेस, बायोलॉजी की डेफिनेशंस, ये सब मैं आपको बताता, लेकिन पहले हम सिलेबस पे देखते हैं कि 12वीं में हमको क्या क्या पढ़ना है बायोलॉजी में। ओके, सबसे पहला चैप्टर रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स। तो देखो लोअर प्लांट्स मतलब अलगी, शेवाड़ होती है पानी में, ग्रीन कलर के होते हो, और वो ग्रीन प्लांट्स है, बस उसमें क्या होता है कि रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर, मतलब ऑर्गन डेवलपमेंट नहीं हुआ इसके लिए वो लोअर प्लांट्स। ओके,
ब्रायोफाइट होते हैं, मतलब जो ये रॉक वगैरह पे ग्रो होते हैं, एकदम छोटे छोटे से प्लांट्स होते हैं, उनमें फ्लावर नहीं होते, फ्रूट नहीं होते, इसके लिए वो लोअर प्लांट्स है। और जो प्लांट्स में फ्लावर होते हैं, फ्रूट होते हैं, बड़ा सा स्टेम होता है, लीव्स होते हैं, वो सभी हायर प्लांट्स हैं। ओके, तो लोअर एंड हायर प्लांट्स मतलब रिप्रोडक्शन अलगी वगैरह शेवार्ड्स में जो होता है उसमें भी, और हायर प्लांट्स ये जितने बड़े बड़े ट्रीज है फ्लावर वाले, ये सभी ट्रीज में भी रिप्रोडक्शन कैसे होता है ये हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, सेकंड चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर एनिमल्स। ओके, अब एनिमल्स में लोअर एनिमल, जैसा प्लांट्स का बोला मैंने आपको कि सिंपल प्लांट्स जो होते हैं वो लोअर प्लांट्स है, वैसे ही सिंपल एनिमल्स जो होते हैं वो लोअर एनिमल है। अब कौन कौन से सिंपल एनिमल्स होते हैं? सो आपने अमीबा के बारे में सुने, योगेंद्र, यू नो अमीबा? माइक ऑन कर योगेंद्र, पहले तेरा माइक ऑन करना पड़ेगा बेटा, पहले जब आवाज आएगी मुझे। तेरा जो मोबाइल में तू देख रहा है ना उसमें माइक ऑन कर। नहीं, तेरा माइक ऑफ है, वो म्यूट का ऑप्शन जहां पे आ रहा होगा ना, म्यूट के ऑप्शन पे क्लिक कर। नहीं, आवाज नहीं आ रहा। ओके, तुम ऐसे बता सकते हैं, हाथ से बता सकते हैं अगर मैं कुछ पूछूं और आपको मालूम हो तो। ओके, युगंधर, यू नो अमीबा? अमीबा मालूम है आपको? अमीबा सुने क्या? हाँ, अमीबा पानी में एक यूनिसेल्युलर एनिमल है। आपको मालूम है कि जो पानी में रहता है शेपलेस है, उसका कोई फिक्स शेप नहीं होता है, फक्त सिंगल सेल, ओनली वन सेल से बना होता है, वो यूनिसेल्युलर एनिमल अमीबा। देन यूग्लिना, हम सुनते हैं उसको, शेवाड़ वगैरह में भी आता है, वो मूवमेंट भी करता है। आपने ये 11th में पढ़े, इसके लिए मैं नाम बता रहा हूं आपको, ये 11th में हो चुका है आपका, बुक्स में आप देखेंगे अगर 11th की तो। यूग्लिना होता है, पैरामीशियम होता है, ये यूनिसेल्युलर सिंपल एनिमल है। और वैसे ही बहुत सारे सिंपल एनिमल जो कुछ टिश्यू लेवल पे बने होते हैं, ऐसे ये सभी सिंपल एनिमल्स में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। और हायर एनिमल्स, तो हायर एनिमल्स में हमारे जैसे प्राणी भी आते हैं, ह्यूमन बीइंग, जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होते हैं, बड़े बड़े फिशेस से लेके तो टेरेस्ट्रियल एनिमल, एक्वेटिक एनिमल, सभी उसमें आते हैं जो जिसमें ऑर्गन डेवलपमेंट हुआ है। मतलब देखो, प्लांट्स में जिसमें ऑर्गन नहीं है वो सिंपल प्लांट, जो प्लांट्स में ऑर्गन है वो प्रथम इसको आवाज नहीं आ रही, प्रथम माइक ऑन करके बोल, आवाज आ रही है? वो कनेक्शन लूज हो गया था, उसके बाद में डबल से कनेक्ट हुआ है। प्रथम, ओके, सो सेकंड चैप्टर अपना रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर एनिमल्स। देखो, जैसे मैंने लोअर प्लांट्स का बोला तुमको कि जिसमें ऑर्गन्स नहीं होते, मतलब फ्लावर, मेन लीव्स वगैरह, जो अलगी शेवाड़ है, उसमें आपको ना लीव्स दिखेंगे, ना रूट, और ना स्टेम, और ना ही फ्रूट, फ्लावर, कुछ भी नहीं। ये सिंपल प्लांट्स हो गए। और जिसमें सब कुछ ऑर्गन डेवलपमेंट हुआ है वो कॉम्प्लेक्स, मतलब हायर प्लांट हो गए। वैसे एनिमल भी सिंपल एनिमल, मतलब अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, ये जितने भी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स है, सिंपल एनिमल। और जिनमें ऑर्गन डेवलपमेंट, मतलब अभी हम हमारे जैसी बात कर सकते हैं, ह्यूमन बीइंग, हमारे में कॉम्प्लेक्सिटी है, क्योंकि हम जो है एक सिंगल सेल से तो नहीं बने, ठीक है ना, कई मिलियन सेल है। और उसके साथ साथ हमारी बॉडी में ऑर्गन्स भी डिफरेंट है, और डिफरेंट ऑर्गन के फंक्शन भी डिफरेंस है। हर एक का फंक्शन अलग अलग है। आपके लंग्स का जो फंक्शन है वो किडनी का नहीं है, किडनी का जो फंक्शन है वो आपके हार्ट का नहीं है, ऐसे अलग अलग फंक्शन है। इसके लिए हम हायर एनिमल है। और हम क्या, जितने भी एनिमल्स होते हैं जिनमें ऑर्गन डेवलपमेंट हायर लेवल पे, वो सब हायर एनिमल्स। तो अब हायर एनिमल्स में
और लोअर एनिमल्स में जो रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन में क्या कि द ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कॉपी, आप जैसे ही सेम कॉपी प्रोड्यूस करने की जो एबिलिटी होती है ऑर्गेनिजम्स में, द एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस द कॉपी, कॉपी तैयार करने में आपको मालूम है कॉपी हम कैसे करते हैं, एग्जैक्ट कॉपी तैयार करते हैं। वैसे आपको मालूम है डॉग हमेशा डॉग ही प्रोड्यूस करेगा, बरोबर है, ह्यूमन बीइंग को ह्यूमन बीइंग ही होता है। तो ये जो एबिलिटी होती है कि अपनी जैसा कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करने की, उसको हम रिप्रोडक्शन बोलते हैं। उसकी डेफिनेशन एग्जैक्ट आपकी बुक में है, वो मैं आपको लिखा के भी दूंगा बाद में। और ये एबिलिटी एक यूनिसेल्युलर एनिमल में अगर कोई है तो वही है, सेम मल्टी सेल्युलर में नहीं हो सकती, क्योंकि मल्टी सेल्युलर में तो फिर उसके लिए ऑर्गन सेपरेट है, उसके लिए प्रोसेस अलग सेपरेट है। इसके लिए अब यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में क्या है कि एक ही सेल में सब सारी प्रोसेस होती है उसकी, उसमें रेस्पिरेशन, उसमें डाइजेशन, उसमें न्यूट्रिशन, उसमें रिप्रोडक्शन, एक्सप्रेशन, सब कुछ एक ही सेल में होता है। इसके लिए उसमें सिंपल प्रोसेस होती है रिप्रोडक्शन की भी। लेकिन मल्टी सेल्युलर में मतलब हायर एनिमल्स में और हायर प्लांट में रिप्रोडक्शन की प्रोसेस अलग होती है। क्यों? क्योंकि उनमें रिप्रोडक्शन के लिए सेपरेट ऑर्गन्स होते हैं। जैसा प्लांट में जो है फ्लावर, ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, म्हणजे प्लांट्स में रिप्रोडक्शन सिर्फ ओनली फ्लावर में होता है। हायर प्लांट्स में, हाँ, लोअर प्लांट्स में तो लीव्स वगैरह में वो मैं आपको बताऊंगा, उसकी बहुत सारी प्रोसेस है, फ्रेगमेंटेशन बडिंग उसमें। वैसे एनिमल में भी, सिंपल एनिमल में या लोअर एनिमल में एक ही सेल के अंदर रिप्रोडक्शन होता है। मतलब क्या होता है, सादी प्रोसेस होती है, एक सेल के दो सेल तैयार होते हैं, ब्रेक डाउन होता है, उसका स्प्लिट होता है। लेकिन हायर एनिमल में ऐसे नहीं होता है कि एक एनिमल के दो टुकड़े होने के बाद में दो अलग अलग प्राणी तैयार होंगे, उनमें रिप्रोडक्शन की अलग प्रोसेस होती है। इसके लिए जो रिप्रोडक्शन है पहले लोअर प्लांट में देन हायर प्लांट में अलग अलग होता है, वो सीखेंगे। देन लोअर एनिमल में और हायर एनिमल में अलग अलग होता है, वो सीखेंगे। देन थर्ड चैप्टर है इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, देखो ये शब्द भी आपने सुने 11th में मेरे ख्याल से या 10th में हुआ। क्या होता है इनहेरिटेंस? सबसे पहले तो अभी आपको सभी को मालूम है कि हमें कुछ कुछ एबिलिटी ऐसी होती है जो हमारे मदर या फादर से मैच होती है। सभी नहीं होती है, लेकिन लगभग 50% कुछ कुछ कैरेक्टर या कुछ एबिलिटीज ऐसी होती है जो कुछ हमारी मदर की है या कुछ फादर की होती है ना। अब वो एबिलिटी कहां से आई? तो हमारे मदर से या फादर से। कैसे आई? तो उनके जीन हमारे अंदर ट्रांसफर हुए, बरोबर है। उनके जीन्स, डीएनए का फ्रैगमेंट जो होता है वो डीएनए उनका हमारे अंदर ट्रांसफर हुआ है, हमारे सेल में वो कैरेक्टर डेवलप हुए, तब जाके हमारे में हमारे मदर या फादर जैसी एबिलिटी होती है। किसी का स्किन कलर हमारे मदर फादर जैसा होता है, किसी का ईयर का शेप या किसी का नोज का शेप, किसी का फेस, हाइट, हेयर स्टाइल, हेयर का कलर, सब कुछ। ये कुछ कुछ कैरेक्टर्स जो मदर या फादर के 50% होते हैं, 50% न्यूली फॉर्म होते हैं और 50% हमारे मदर या फादर के कैरेक्टर हमारे होते हैं। वो क्यों? तो ये प्रोसेस इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस म्हणजे क्या होता है कि इट इज अ एबिलिटी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम या ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस म्हणजे क्या कि हमारे मदर फादर ये जो है पहली जनरेशन है, उससे हम ये दूसरी जनरेशन है, तो पहली जनरेशन से दूसरी जनरेशन में हेरिडिटरी कैरेक्टर म्हणजे जो फक्त मदर और फादर से ही आ सकते हैं, ये हेरिडिटरी कैरेक्टर ट्रांसफर होने की प्रोसेस म्हणजे इनहेरिटेंस। ओके, तो हमारे मदर और फादर के कैरेक्टर कैसे आते हैं? तो जीन से। जीन क्या है? डीएनए से आता है। डीएनए क्या है? ये सब ये चैप्टर में सीखने वाले हैं। और यही चैप्टर का सेकंड पार्ट है वेरिएशन। तो वेरिएशन मतलब मैंने आपको बोला 50% कैरेक्टर मदर फादर के हैं, लेकिन 50% न्यूली फॉर्म है। तो वो जो न्यूली फॉर्म कैरेक्टर होते हैं उसको हम वेरिएशन बोलते हैं। अब वो क्यों होता है उसके भी रीजंस में आपको ये चैप्टर हम जब सीखेंगे, जब बताएंगे कि कुछ इन्वायरमेंटल रीजंस होते हैं कि इन्वायरमेंट के कारण चेंजेस करना पड़ता है अपने आप में, या कुछ वो जो पीरियड में हम पैदा हुए या जहाँ पे हम बॉर्न हुए वो कंडीशंस के हिसाब से वो कैरेक्टर चेंज होते हैं, मतलब न्यू कैरेक्टर फॉर्म होने को वेरिएशन बोलते हैं। ओके, तो ये मैं आपको ये चैप्टर जब होंगे तब बताऊंगा। देन फोर्थ चैप्टर है आपका मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। अब ये इनहेरिटेंस तो आपको मालूम है, इनहेरिटेंस आपको मालूम है, अभी बताया मैंने कि ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टर फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, एक से दूसरी जनरेशन में हेरिडिटरी कैरेक्टर ट्रांसफर को इनहेरिटेंस बोलते हैं हम।
अब चैप्टर का नाम क्या है? मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। भाई ये जो कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं ये कौन से मॉलिक्यूल, तो मॉलिक्यूल कौन से मॉलिक्यूल से होते हैं कैरेक्टर ट्रांसफर? मैंने अब भी बोला आपको डीएनए, हमारे मदर और फादर का हमारे में ट्रांसफर होता है, तो डीएनए एक मॉलिक्यूल है। अब वो मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर, वो मॉलिक्यूल में क्या क्या है, कैसे बना है, कैसे ट्रांसफर होता है, वो सब हम मॉलिक्यूल का जो स्टडी करेंगे। इनहेरिटेंस जो वो मॉलिक्यूल का म्हणजे वो मॉलिक्यूल से जो भी कैरेक्टर इनहेरिट होते हैं, ट्रांसफर होते हैं, वो मॉलिक्यूल की स्टडी म्हणजे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ओके, ये हम 4th चैप्टर में सीखेंगे। और एक बात याद रखो, ये मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस ये जो चैप्टर है तुम्हारे मतलब आफ्टर 12th के बाद में सीईटी और नीट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। मतलब तुम सबसे पहले जब भी नीट की क्लासेस लगाएंगे या नीट का सीखेंगे जो भी, उसमें 50% वो टीचर आपको यही चैप्टर पे डिस्कशन करेंगे पहले। तो इसके लिए अभी 12वीं में जो चैप्टर है इसको पहले अच्छे से लर्न कर लो, तो फिर वो उसके बाद नीट की क्लासेस में तुमको इसका फायदा होगा। ओके, क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है नीट के लिए। देन नेक्स्ट चैप्टर है ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। 5th नंबर का चैप्टर जो है ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। अभी आपको मालूम है नियर अबाउट हमने 10वीं में पढ़े, नियर अबाउट 300 करोड़ ईयर एगो, 300 करोड़ साल पहले ये धरती पर, ऐसा हमने बुक में साइंस में पढ़े कि ये धरती पर एक भी प्राणी नहीं था। एक भी प्राणी मतलब यहां पर लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं थे। बट 3000 या 300 करोड़ साल पहले, सॉरी 300 करोड़ साल पहले ये धरती पर लाइफ एग्जिस्ट हुई, तो भी फक्त एक सिंगल सेल बना। वो सिंगल सेल भी कैसे बना, तो पानी के अंदर कुछ बहुत सारे मॉलिक्यूल, बहुत सारे एलिमेंट जैसे कि नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, बहुत सारे एलिमेंट्स कंबाइन होकर एक मॉलिक्यूल तैयार हुआ, उसको हम डीएनए बोलते हैं। वो मॉलिक्यूल से फिर बाकी के सेल ऑर्गेनल्स बने और एक वॉल फॉर्मेशन हुई जिससे एक सिंगल सेल बना। वो सिंगल सेल डिवाइड हुआ तो 2 सेल बने, फिर 2 के 4 ऐसे बहुत सारे सेल्स बने, टिश्यू बने, ऑर्गन बने और फिर प्राणी डेवलप हुए और ऐसे धीरे धीरे करके रिप्रोडक्शन होते होते ये धरती पर ये सारे प्राणी डेवलप हुए। तो ओरिजिन कहाँ से हुआ लाइफ का, लाइफ इवॉल्व कहाँ से हुई, तो वो एक मॉलिक्यूल पास से, तो बाकी के सारा कैसे कैसे हुआ और ये सब एक ही एंसेस्टर के हैं, इसका एविडेंस ये चैप्टर में है। ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ की लाइफ कैसे ये धरती पर आई। ओके, नेक्स्ट चैप्टर है प्लांट एंड वाटर रिलेशन। चैप्टर नंबर 6 है प्लांट एंड वाटर रिलेशन। ये चैप्टर जो है फिजियोलॉजी का, प्लांट्स की फिजियोलॉजी, मतलब प्लांट्स में कौन कौन सी प्रोसेस होती है। अभी आपको मालूम है प्लांट्स में आप वाटर कहाँ पे डालते हैं, रूट्स में। पानी कहाँ देते हैं प्लांट को, जमीन में डालते हैं और वो रूट से खींचता है पानी। लेकिन आपको मालूम है कि पूरी प्लांट बॉडी में पानी होता है। ओके, तो फिर वो रूट्स उसको कैसे अपलिफ्ट करके पूरी प्लांट बॉडी में सप्लाई करती है। वो वाटर कैसे फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, रेस्पिरेशन में कैसे हेल्प करता है, ट्रांसपिरेशन में कैसे हेल्प करता है, वाटर कैसे एक सेल से दूसरे सेल में जाता है, ये सब कुछ प्रोसेस वाटर का रिलेशन है प्लांट से। ओके, तो ये सभी प्रोसेस हम सीखेंगे कि कैसे जाता है, डिफ्यूजन की प्रोसेस से जाता है या ऑस्मोसिस की प्रोसेस से अपलिफ्टमेंट होने को क्या बोलते हैं, वाटर को वेपर्स के फॉर्म में बाहर रिलीज होने को क्या बोलते हैं। ये सब प्लांट वाटर रिलेशन में सीखना है हमको चैप्टर नंबर 6 में। देन चैप्टर नंबर 7 है प्लांट ग्रोथ एंड मिनरल न्यूट्रिशन। चैप्टर नंबर 7 जो है प्लांट ग्रोथ एंड मिनरल न्यूट्रिशन। अब देखो प्लांट को पानी तो मिलता है, हम डालते हैं सॉइल से। ओके, देन फूड तो वो फोटोसिंथेसिस से हमने सीखे, बहुत बचपन से सीख रहे हो, तो प्रिपेयर करता है प्लांट सनलाइट से, बरोबर है। लेकिन प्लांट्स की जो ग्रोथ आपको मालूम है ना, वाढ, जो प्लांट ग्रो होती है ना, प्लांट की ग्रोथ होती है। अभी हम छोटा सा सीड लगाते हैं, उसको कोम निकलता है सीडलिंग स्टेज में और वहां से वो प्लांट ग्रो होते होते देखो कितना बड़ा पहुंच जाता है, कई फीट हाइट होती है प्लांट्स की। तो ये ग्रोथ कैसे होती है, तो प्लांट जमीन से कुछ मिनरल्स होते हैं जमीन में, सॉइल में मिक्स वाटर के अंदर, या हम जिसको फर्टिलाइजर बोलेंगे, देखो फर्टिलाइजर भी डालते हैं हम खेती में, आपने सुने होंगे फर्टिलाइजर डालते हैं, उसमें एनपीके लिखा होता है फर्टिलाइजर के पाउच पे। एनपीके म्हणजे क्या, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। और ये जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ये जितने भी एलिमेंट्स है जो सॉइल में
वाटर में डिसॉल्व फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, उनको हम मिनरल न्यूट्रिशन बोलते हैं। और यही मिनरल्स प्लांट जब एब्सॉर्ब करता है तो उसकी ग्रोथ होती है, उसकी वाढ होती है। तो कैसे एब्सॉर्ब करता है, कैसे ग्रोथ होती है, सब ये चैप्टर में हमको सीखना है। नेक्स्ट चैप्टर आपका है रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन। तो ये एनिमल्स में, ये यहाँ तक के भी प्लांट्स के बारे में डिस्कशन कर रहा था मैं, बट ये देखो 7 चैप्टर है। 7 के बाद में जो चैप्टर नंबर 8 है, रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन, दोनों हुए हैं आपके ये टॉपिक। 10th में हुआ है सर्कुलेशन और रेस्पिरेशन दोनों, और 11th में रेस्पिरेशन पूरा डिटेल में रिपीट भी हुआ है, प्लांट्स में हुआ है। लेकिन यहाँ पर हमको जो सीखना है वो रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन ह्यूमन, हमारी बॉडी का सीखना है, ह्यूमन बीइंग का। मतलब हमारी बॉडी में सबसे पहले तो रेस्पिरेशन कैसे होता है, लंग्स से होता है, हमको मालूम है, लेकिन लंग्स के अंदर भी बहुत बारीक स्ट्रक्चर्स है, लंग्स के अंदर भी बहुत सारी प्रोसेस होती है, तब जाके ऑक्सीजन अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर एक्सपेल होती है। तो ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ये जो होता है हमारे ब्लड जब सर्कुलेट होता है तभी होता है। तो सबसे पहला रोल इसमें सर्कुलेशन का है, ब्लड सर्कुलेट होता है ना पूरी बॉडी में, और वो ब्लड सर्कुलेट होता है तब जाके वो ऑक्सीजन अंदर पहुंचाता है और कार्बन डाइऑक्साइड खींच के लाके बाहर एक्सपेल करने में हेल्प करता है। ये सभी दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली चैप्टर में हमको सीखना है, लेकिन ह्यूमन बीइंग में। इससे पहले आपने वो प्लांट्स वगैरह में सीखे। देन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, चैप्टर नंबर 9 है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अभी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, तो देखो आपको मालूम है कि कोई भी जो प्रोसेस होती है या कुछ भी, जैसा कोई अगर अभी आपको पुलिस के बारे में देखो तो कोई केस हैंडल करना है तो उनके पास एक कंट्रोल रूम होता है, वहां से ही सब बैठ के वो सब हैंडल करते हैं सिचुएशन के कब क्या होगा। हमारी बॉडी बहुत कॉम्प्लेक्स है, मैं आपको अभी हम जैसे बायोलॉजी सीखेंगे आपको समझ में आएगा, बहुत कॉम्प्लेक्स है। हर एक सेल, हर एक ऑर्गन, हर एक नर्व्स के अलग अलग फंक्शन है, और ये कॉम्प्लेक्स पूरी बॉडी, अगर आपका ब्रेन काम करना बंद कर दे तो पूरी बॉडी में कोई भी काम नहीं हो सकता। ब्रेन अगर पूरा डेड हो गया तो कोमा के पेशेंट के जैसे हम पढ़ रहे थे, कुछ भी काम नहीं कर सकते, और हमारी बॉडी भी कोई वर्क नहीं करती। क्यों? क्योंकि ब्रेन जो है ना ये कंट्रोलिंग ऑर्गन है पूरी बॉडी का। अब ब्रेन अगर कंट्रोलिंग ऑर्गन है तो उसकी सेफ्टी के लिए हमारी बॉडी में, हमारे ये ब्रेन में क्या क्या, ये जिसको हम खोपड़ी बोलते हैं ना, स्कल बोलते हैं उसको, इसमें कैसे ब्रेन वर्क करता है, ब्रेन का जो फंक्शन है, ब्रेन के जो पार्ट्स है और हर एक पार्ट्स का क्या फंक्शन है, ये ब्रेन की स्टडी पूरी हमको इसमें करना है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में। ओके, और सिर्फ हमारे ब्रेन की नहीं, इसमें फिर हमको प्लांट्स में भी कुछ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की प्रोसेस है, बट वहाँ ब्रेन नहीं है तो कैसे होता है। दूसरे कोई प्राणी में अगर ब्रेन है तो वो कैसे थोड़ा कम यूज होता है उनके ब्रेन का, ह्यूमन बीइंग में फास्ट यूज होता है ब्रेन का, लेकिन प्लांट्स में तो ब्रेन नहीं है, वहाँ कैसे बहुत सारे फंक्शंस एक साथ में चलते हैं साइमल्टेनियसली। ये सभी हमको ये चैप्टर में सीखना है। म्हणजे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल एंड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, ये दोनों टॉपिक इसमें हमको सीखना है। देन नेक्स्ट है ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, चैप्टर नंबर 10, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज। सबसे पहले तो हेल्थ किसको बोलते हैं, और हेल्थ में कुछ देखो, हेल्थ तो आपको सबसे पहले तो एक सादे सिंपल एग्जांपल है हमारे पास में कि अगर कोई भी पर्सन है, उसको बहुत ज्यादा बुखार है, फिजिकली फिट है क्या वो? नहीं है, तो हम उसको क्या बोलेंगे कि हेल्दी नहीं है। चलो फिजिकली अगर फिट भी है लेकिन कोई आपको समझ लो कोई बातें नहीं सीधे से करता है, या हम जिसको बोलेंगे पागल है, मतलब वो मेंटली फिट नहीं है। या कोई ऐसा पर्सन है मेंटली भी फिजिकली भी फिट है लेकिन उसकी समाज में कोई वैल्यू नहीं है, म्हणजे वो सोशली फिट नहीं है। तो हेल्थ सबसे पहले जो होती है ना, ह्यूमन हेल्थ, म्हणजे ह्यूमन बीइंग का मेंटली, सोशली एंड फिजिकली फिटनेस को हेल्थ बोलते हैं। और अगर इसमें से कोई भी डिस्टर्बेंस हो, मेंटली, फिजिकली या सोशली, वेल बीइंग में अगर कुछ भी डिस्टर्बेंस हो तो उसको हम डिसीज बोलते हैं। तो पहले हम हेल्थ के बारे में स्टडी करेंगे, देन डिसीज के बारे में। नेक्स्ट है एनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन। एनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन, ये चैप्टर में शेतकरी का बहुत ज्यादा है। जिसके घर में खेती होगी वो ये चैप्टर में
उसका रोल ज्यादा है कि जो फूड प्रोडक्शन है, अभी हम सभी को मालूम है कि हमारा फूड प्रोडक्शन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली खेती पर ही डिपेंड है ना, एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। अब एग्रीकल्चरल फील्ड में कोई न्यू टेक्निक्स या एग्रीकल्चरल फील्ड में कोई न्यू टर्म्स का यूज करके या कोई शेतकरी कोई अलग अलग टेक्निक्स का यूज करके फूड जहाँ पे जैसे व्हीट वगैरह कुछ भी जहाँ पे कम ग्रो होने वाला है उसको ज्यादा ग्रो कैसा करते हैं, ये सभी टेक्निक्स हम इसमें सीखने वाले हैं एनहांसमेंट में। देन नेक्स्ट है बायोटेक्नोलॉजी, नेक्स्ट चैप्टर आपका बायोटेक्नोलॉजी। तो ये बायोलॉजी की एक न्यू ब्रांच है जिसमें टेक्नोलॉजी का यूज ज्यादा होता है, मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स का यूज करके टेक्निकली कोई बेनिफिशियल प्रोडक्ट तैयार करने को बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं हम। तो अब लिविंग ऑर्गेनिज्म में बैक्टीरिया वगैरह का यूज करके ह्यूमन बीइंग के लिए कैसे उसको बेनिफिशियल बनाया जाता है, इसके लिए हम बायोटेक्नोलॉजी सीखेंगे। देन ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन, नेक्स्ट चैप्टर है ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन। ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड चैप्टर है कि ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से और पॉपुलेशंस का जो प्रोडक्शन पॉपुलेशन जो बढ़ रहा है उससे क्या साइड इफेक्ट है, उससे क्या बेनिफिट्स है, ये सभी हम इसमें पढ़ेंगे। देन नेक्स्ट चैप्टर है इकोसिस्टम एंड एनर्जी फ्लो, चैप्टर नंबर 14। इकोसिस्टम एंड एनर्जी फ्लो। अब इकोसिस्टम में आपको मालूम है कि हम जो घर में रह रहे हैं वो भी एक इकोसिस्टम है, क्योंकि हमारे घर में हमारा जो इंट्रैक्शन है, हमको हमारे घर में नॉन लिविंग की भी गरज है और लिविंग थिंग्स की भी गरज है, बरोबर है। फैन वगैरह ये जब तक के चलते तब तक के हम घर में हमको उसकी गरज है। लिविंग थिंग्स के हमारे मम्मी पापा हो या कोई और एनिमल्स की गरज है। तो इंटरेक्शन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म विद इन अ सिस्टम इज कॉल्ड इकोसिस्टम। और वो इकोसिस्टम में कौन किसको खाता है, किससे किसको एनर्जी मिलती है, ये सभी प्रोसेस ये चैप्टर में सीखने वाले हैं हम। चैप्टर नंबर 14 में इकोसिस्टम एंड एनर्जी फ्लो। और लास्ट चैप्टर है आपका बायोडायवर्सिटी, कंजर्वेशन एंड इन्वायरमेंटल इश्यूज। जो लास्ट चैप्टर नंबर 15 है वो है बायो डायवर्सिटी, कंजर्वेशन एंड इन्वायरमेंटल इशू। अब देखो इसमें लास्ट चैप्टर में सब इन्वायरमेंट से रिलेटेड है कि बायोडायवर्सिटी आपको मालूम है जैव विविधता, जो हमारे ये अर्थ पे पूरे प्लैनेट पे कितने डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स हैं, ये बायोडायवर्सिटी। और इसको कंजर्व कैसे करते हैं, आपको मालूम है कि एनिमल्स को मारने पे भी बैन है, इनको कंजर्व करना और इससे कुछ इन्वायरमेंटल इश्यूज है रिलेटेड, वो सभी स्टडी हम इसमें करने वाले हैं। तो ऐसे टोटल 15 चैप्टर है आपके बायोलॉजी में, और ये 15 चैप्टर की स्टडी हमको करना है पूरे साल में। इसके लिए जो आपका 11th में चैप्टर्स हुए वो सबसे पहले तो कल के लेक्चर में वो 11th के चैप्टर्स के नेम तो भी कम से कम आपको पढ़ के आना है और एक नोटबुक में लिख के लाना है पूरी 11th के चैप्टर के नेम, और उसके बाद फिर देखेंगे हम कि वो चैप्टर्स का कनेक्शन इनसे कैसे है। ओके ओके, चलो जब तक के आपको कोई क्वेश्चंस हो तो पूछ सकते हो आप। थैंक यू। और आपके जो फ्रेंड्स होंगे 12th में उनको ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो चुके हैं, सिलेबस भी शुरू हो चुका है, तो उसके लिए ज्वाइन करने के लिए बोलो। ओके, थैंक यू। हाँ देखो, अभी हम एंड करते हैं यहाँ पे मीटिंग, उसके बाद आपको कल सर ज्वाइन करने के लिए तब भी बोलेंगे, तब फिर आपको ज्वाइन होकर नेक्स्ट लेक्चर में ऐड होना है। ओके, एंड करते हैं अभी हम मीटिंग।